नमस्ते, मैं कोरोश मेहदवी हूँ और यह हमारा स्टाइल बॉक्स का चौथा सत्र है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही वायरस से छुटकारा पा सकेंगे ताकि हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकें। अब चलिए एक नया प्रोजेक्ट खोलते हैं। हम एक नया भाग बनाएंगे। पिछला कार्य जिसे मैंने आपसे करने के लिए कहा था वह एक लैंप शेड बनाने का था। इसमें 3 मुख्य क्रियाएं शामिल हैं जो हमने अब तक सीखी हैं: एक्सक्लूड, रिवील और स्वीप। मैं अब बीच में इसे जल्दी करना चाहता हूँ। पहले मैं बस एक फ्रेम बनाना चाहता हूँ जहाँ लैंप शेड का लाइटिंग हिस्सा रखा जाएगा। मैं टाइट स्केच के साथ काम करना चाहता हूँ। देखो, मैं एक वृत्त खींचना चाहता हूँ। तुम देख रहे हो, टैब के साथ हम वास्तव में इसके अक्ष बदल सकते हैं। फिर मैं बाद में केंद्र रेखा का उपयोग करके मापों को बिल्कुल सही बनाना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो लाइट जल रही है। जब मैं यहाँ बहुत शांति से आता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे माउस के बगल में एक रंगीन निशान प्रकट होता है जो यह दर्शाता है कि मैं Y अक्ष के प्रति लंबवत हूँ। अगर ऐसा होता तो यह संरेखित होता, अगर नहीं तो इस मामले में आप इसे एक पल के लिए क्लिक कर सकते हैं और एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यह Y अक्ष के साथ चिह्न को हाईलाइट कर चुका है। ठीक है, मैं इस पृष्ठ पर एक और वृत्त रखना चाहता हूँ। तो यहाँ सभी के लिए अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं माप प्रदान करूंगा। स्मार्ट डायमेंशन शॉर्टकट सेट किया गया है। मैं चाहता हूं कि ऊपरी माप एक विशेष आकार का हो, जैसे 100, लेकिन ऊंचाई के लिए थोड़ा छोटा, लगभग 80। यह कितना होना चाहिए? उदाहरण के लिए वही 100। मैंने इन मापों को वास्तव में बहुत अच्छे से प्रदान किया है। अब इस समय पर हम इस अक्ष पर वही चीज़ कर सकते हैं। यदि आप एक पल के लिए हिचकिचाते हैं तो हम बस सामान्य तरीके से खींच सकते हैं और कह सकते हैं कि यह x अक्ष पर होना चाहिए। और अब इस भाग का अंत इस वृत्त के साथ पूरी तरह से संरेखित होना चाहिए ताकि यह सुरक्षित रूप से चिपक जाए। मुझे ऊपर वही काम करने दें। ठीक है, मैं बस इन दोनों के अंत को ढूंढना चाहता था, तो अब मैं उन्हें एक साथ जोड़ दूंगा। लाइन टूल का उपयोग करते हुए यह कुछ इस तरह दिखेगा। खैर, मैं अपने काम में एक और कदम उठाना चाहता हूं ताकि इसे थोड़ा और प्राकृतिक बनाया जा सके। मैं यहां से यहां तक एक केंद्र रेखा खींचूंगा और मैं इसे एक कोण देना चाहता हूं। उदाहरण के लिए 5 डिग्री का कोण। मैं वही प्रक्रिया करना चाहता हूं ऊपर भी। इन दोनों के लिए स्मार्ट डायमेंशन को बिना नियंत्रण के 5 डिग्री के कोण पर सेट किया जाएगा। आप पूछ सकते हैं कि मैं यह क्यों कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से मैं ट्रिम व्यू को हटाऊंगा, मैं इस अतिरिक्त भाग को भी हटा दूंगा। अब मैं यहाँ एक वृत्त खींचता हूँ। मुझे लगता है कि 40 बुरा नहीं होगा, 30 भी ठीक है। अब मैं अपनी रेखा लूँगा और यहाँ रुक जाऊँगा। मैं बस अपना ट्रिम फिर से उठाऊँगा और इस हिस्से को काट दूँगा। अब तक मेरे पास कुछ ऐसा है। जब तक यह शीर्ष तक नहीं पहुँचता, मैं इस हिस्से को भी मूल रूप से हटा दूँगा। आप देख सकते हैं कि यह एक रेखा की तरह है जो यहाँ से शुरू होती है, चारों ओर जाती है, ऊपर जाती है और फिर इस तरफ से मुड़ती है। मैं यहाँ एक तार जैसी आकृति बनाना चाहता हूँ और इसमें अभी भी कुछ कमी है। ये कान बहुत तेज हैं। आप देखिए, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसका एक गोलाकार अक्ष हो,
जो मेरा मार्ग भी है, तो यह 3D स्केच जिस पर मैंने काम किया है शायद मुझे पूर्वावलोकन नहीं देगा, क्योंकि इन स्क्रूज की मोटाई 10 मिलीमीटर बहुत अधिक है। चलो 4 को आजमाते हैं। तो हम देखते हैं कि यह ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे पुष्टि करता हूँ तो यहाँ कुछ तेज़ किनारे हैं जिन्हें मेरा तार मोड़ नहीं सकता, जैसे कि इसे वेल्ड किया गया हो, इसलिए मैं इसे हटा दूंगा। अगर मैं एक फाइलट लागू करना चाहता हूं, तो चूंकि पूरा काम चुना गया था, फाइलट लागू करने में बहुत समय लगा, क्योंकि यह सोच रहा था कि मैं पूरे काम को फाइलट करना चाहता था, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उदाहरण के लिए, यदि मैं इन रेखाओं पर विचार करता हूं और आकार को 2 मिलीमीटर निर्धारित करता हूं, तो ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी फाइलट लागू नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो केवल कोनों को फाइलट किया जाएगा और पूरा काम नहीं होगा। आप पूछ सकते हैं कि मैं अपने 3D स्केच में फाइलट का उपयोग क्यों नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश चूंकि ये किसी विशेष अक्ष पर नहीं हैं और इनका आकार वक्र है, इसलिए यह फाइलट यहाँ काम नहीं करता। देखिए, यह यहाँ काम किया, क्यों नहीं यह यहाँ काम नहीं किया? ये दोनों काम कर गए, क्योंकि वे दोनों एक ही स्तर पर हैं। भगवान का शुक्र है कि हम इनमें से एक को काम करने में सफल रहे। यह वाला, जो कि एक ही स्तर पर है, स्वीकार्य है। यह तथ्य कि उनकी सतहें बदलती हैं, ऐसा कुछ है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। दोनों ने एक संघर्ष उत्पन्न किया है। अब यदि हम खुद ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मैं यहाँ से वहाँ तक एक रेखा जोड़ने के लिए स्प्लाइन का उपयोग करूँगा। मैं स्मार्ट डायमेंशन को हटा दूंगा और इन दोनों को एक साथ जोड़ दूंगा। मैं यहाँ से यहाँ की दूरी को 5 सेट करूँगा और मैं अतिरिक्त को ट्रिम कर दूँगा। अब याद रखें कि यह एक रेखा नहीं थी, यह एक स्प्लाइन थी। और जैसा कि आप याद करते हैं, एक स्प्लाइन मुड़ सकता है, इसलिए मैं इसे लूँगा और इसे नियंत्रित करूँगा, और मैं निचले भाग को भी लूँगा और कहूँगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए टेंजेंट होने चाहिए। मैं ऊपरी भाग पर भी वही क्रिया करूँगा। आइए हम ऊपर वापस चलते हैं और इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। मैं 5 और 5 ट्रिम्स की दूरी लूँगा, अतिरिक्त को हटा दूँगा और कहूँगा कि ये दोनों टेंजेंट्स हैं और ये दोनों भी टेंजेंट्स हैं। अब तक सब कुछ ठीक लग रहा है। अब मैं स्वीप ऑपरेशन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसका व्यास गोलाकार हो। मैं अपने 3D स्केच को चुनूंगा और मैं संख्या 2 सेट करूंगा। यह अच्छा लगता है, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूं। वास्तव में यदि आप कुछ अधिक पेशेवर और यथार्थवादी बनाना चाहते हैं, तो यह बुरा विचार नहीं हो सकता कि यह रेखा इस तरफ से भी आए, ताकि कंकाल इसे दोनों तरफ या चारों तरफ से ढक सके और पकड़ सके, जो अक्सर होता है। लेकिन यह तरीका भी स्वीकार्य है, क्योंकि हम केवल तकनीकों का अभ्यास करना और उनका उपयोग करना चाहते हैं। अब जब मैंने कंकाल बना लिया है, मैं उसके चारों ओर घूमने वाले लाइटिंग शेल के हिस्से पर आगे बढ़ूंगा। यह आपके डिज़ाइन पर निर्भर करता है। क्या मुझे इसे मुख्य पृष्ठ पर रखना चाहिए? क्या यह मुझे सर्कल के बीच में ये देगा? हाँ, मैं यहाँ ऐसा एक वृत्त बनाऊंगा। नीचे भी मुझे समझाने दें कि मैं थोड़ा बड़ा खींच रहा हूँ, इसलिए चलिए इसे एक संख्या भी सौंपते हैं। 3 संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक थी, इसलिए मुझे लगता है कि 2 और 8 इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अगर हम निश्चित रूप से इन दोनों को एक साथ चुन सकते हैं,
तो हमारे पास उस आकार में दोबारा दोस्त नहीं हैं। फिर मैं वास्तव में दोस्तों को समान करूंगा और फिर चलो रेखा पर चलते हैं। मैं इसे एक भाग से लूंगा और इसे इस बिंदु पर लाऊंगा। वास्तव में मैं क्षैतिज भाग को पूरी तरह से हटा दूंगा और इस तरफ भी बिल्कुल वही करूंगा। अब तक वास्तव में बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि यह रेखा और यह वृत्त सावधानी से टंगेंट हों। खैर, मेरा वृत्त अभी तक स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को एक साथ केंद्रित किया है। इसे और समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। इस रेखा और इस वृत्त के कौन से अतिरिक्त भाग टंगेंट हैं? वैसे मैंने अपने बीम को एक शॉर्टकट ट्रिम के लिए सेट किया, क्योंकि मैं इसका बहुत उपयोग करता हूं। यह हमारे काम को तेज करता है। ये कहाँ था? कस्टमाइज टैब 5वें कीबोर्ड पर है। यहाँ सब कुछ स्टाइल बॉक्स में है। आप ट्रिम के लिए खोज कर सकते हैं। यह ट्रिम सतहों के लिए है। स्केच में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लिए एक शॉर्टकट सेट किया है। अब चलिए ऊपर चलते हैं और इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, अतिरिक्त को हटाते हैं। ठीक है, अब हम इससे एक ऑफसेट ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इसे इस काम के चारों ओर घुमाना चाहता हूं। अगर मैं अभी आता हूं और रिवॉल्व पर क्लिक करता हूं और फिर शॉर्टकट पर अगर मैं अभी रिवॉल्व पर क्लिक करता हूं, तो चलिए सुनिश्चित करते हैं कि स्केच चुना गया है। यह मर्ज विकल्प, भले ही मैं इसे हटा दूं, एक भारी चीज है जो उस फ्रेम में फिट नहीं होती। हम यहाँ दो चीजें कर सकते हैं। एक ये है कि मैं इस स्केच से एक ऑफसेट ले सकता हूँ, इस तरह आधे मिलीमीटर की मोटाई तक, या इससे भी कम 2 मिलीमीटर तक। फिर मैं रिवॉल्व ऑपरेशन कर सकता हूँ। अगर मैंने ये ऑपरेशन ऑफसेट के रूप में नहीं किया। फिर टीम फीचर विकल्प, अगर आप पिछले सत्र से याद करते हैं, जब हमने इसे चालू किया था तो हमने अभी तक ऑफसेट नहीं किया था। यह सामने आता है और पूछता है कि आप इसे किस मोटाई देना चाहते हैं। वास्तव में यहाँ मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि 2 मिलीमीटर, ताकि यह मेरे लिए एक खोल बनाने जैसा लगे। यह मेरा पहला अनुभव है जब मैंने यह काम खुद किया। मैं चाहता हूँ कि यह 360 डिग्री घूमे। जहाँ तक मर्ज का सवाल है, हम कहेंगे कि यह मुझे ऐसा कुछ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, यह हिस्सा गलत है, क्योंकि यह उसके भीतर से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम ट्रैक रखते हैं तो हम स्केच को सही कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, चूंकि मैंने मर्ज बंद कर दिया है, मेरे पास अब एक संग्रह है। जब मैं इसे पुरस्कृत करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और पारदर्शिता बदलने का चयन करता हूँ, ताकि मैंने जो शेल भाग बनाया है वह पारदर्शी हो जाए, जिससे मुझे यह देखने की अनुमति मिलती है कि मैंने क्या किया है। उदाहरण के लिए, बाद में हम उस हिस्से को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसे बाहर निकालने के लिए। चलो फिलहाल अपने काम की ओर बढ़ते हैं। समय है तो हम इसे करेंगे। खैर, यह हिस्सा, जैसा कि आप जानते हैं, उस स्थिति के लिए है जिसे बीम पर रखा जाना है, और फिर लैंप बाहर आता है। मैं इस फ्रंट पेज का उपयोग करूंगा और कहूंगा कि मैं एक स्केच बनाना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, यहाँ से यहाँ तक आओ। आप आमतौर पर पहले अपना स्कीमेटिक बना सकते हैं।
और फिर अपने सही और सटीक माप लागू कर सकते हैं। डिज़ाइन शायद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं इन दोनों को सभी के साथ सावधानी पूर्वक संरेखित करूंगा और उनके अंत को सटीकता के साथ सुरक्षित रूप से सुरक्षित करूंगा। चलो देखते हैं, क्या हम वास्तव में इस नीचे की रेखा को इस रेखा के साथ संरेखित कर सकते हैं, या अगर मुझे कहना चाहिए कि इस बिंदु को इस रेखा पर चिपकाना है। हाँ, इस तरह। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा। इसका रूप बुरा नहीं है। मुझे इसे बंद करना नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छा। चलो छाया की ओर लौटते हैं और एक बेहतर प्रकट करने की ओर बढ़ते हैं। इनका आकार बताना बेहतर होता, लेकिन आप इन्हें खुद बना सकते हैं। मैं मर्ज को बंद कर दूंगा ताकि यह बनाई जा रही बॉडी दूसरों के साथ चिपके नहीं। चलो एक टुकड़ा निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक अलग शरीर बनाया है जिसे हम बाद में ढीला कर सकते हैं या सामग्री दे सकते हैं। मैं यहाँ एक आकृति जोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह क्या बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह इस सरलता से बाहर आए। बेहतर, सरल और सुंदर। हालांकि हर किसी का अपना स्वाद होता है, विशेष रूप से ईरानी बाजार में जहाँ न्यूनतमवाद को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। मैं यहाँ 90 डिग्री के कोण पर एक त्रिकोण रखना चाहता हूँ, जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे के प्रति लंबवत होने चाहिए। और चलो देखते हैं कि क्या ये फैलता है। हाँ, इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ ये बनाया और मैं चाहता हूँ कि केंद्र इस तरफ हो। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, मैं पहले स्कीमेटिक बनाऊंगा, फिर मैं कहूंगा कि ये दो रेखाएं समानांतर होनी चाहिए और यह बिंदु वास्तव में इस रेखा के साथ संरेखित होना चाहिए। मैं नीचे वही क्रियाएं करूंगा। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि यह बिंदु इस केंद्र के साथ संरेखित हो। यदि आप एक पुरानी बॉक्स कटर का उपयोग कर रहे हैं और यह आपको मध्य बिंदु नहीं दिखाता है, तो आप इस रेखा पर राइट क्लिक कर सकते हैं। इसमें एक मध्य बिंदु चुने विकल्प है जो आपके लिए इस रेखा का मध्य बिंदु चुन लेगा। अब कंट्रोल कुंजी को दबाए रखें और यह करें। आप इन दोनों को लंबवत बना सकते हैं। यह भी किया जा सकता है। मैं बस इन दोनों से एक माप लेना चाहता हूं। उदाहरण के लिए उन्हें 40 की दूरी दें। मैं चाहता हूं कि यह रेखा इस पर चिपके और यह उस पर चिपके। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ इस तरह का एक आकार बनाया। अगर यह 20 है तो यह भी निश्चित रूप से 20 होना चाहिए। चलो बाकी की जांच करते हैं। हाँ, चलो 40 सेट करते हैं और इसे 35 बना देते हैं उदाहरण के लिए। अब मैं यहाँ एक खोखल बनाना चाहता हूँ। मैं एक्सट्रूड कट का उपयोग करूंगा और यह निर्दिष्ट करूंगा कि आपको मध्य तल से शुरू करना चाहिए, इस सतह से शुरू करते हुए। फिर यह अंदर कितना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 मिलीमीटर। ठीक है, हम यहाँ ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब चलिए चुने गए कट के गोलाकार पैटर्न या धुरी की ओर बढ़ते हैं और हम इस सतह के अक्ष के अनुसार या किसी भी गोल चीज के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ संख्या के लिए यह स्वीकार्य है। आप देख सकते हैं, चूंकि यह 360 डिग्री है, आप इन दोनों को देख सकते हैं। ये 3, 4 यहाँ। बेशक अगर आपके पास थोड़ी गणित और ज्यामिति की क्षमताएं हैं तो आप कुछ ऐसे नंबर बना सकते हैं जो एक साथ मेल खाते हैं। अब यह स्पष्ट है कि यह आकार
10 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जब मैं इसके बारे में थोड़ा सोचता हूँ तो यह अभी भी छोटा है, लेकिन दूर से यह हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में काम करता है। शरीर के साथ काम करने की अच्छी बात यह है कि उदाहरण के लिए मैं इन दोनों पर राइट क्लिक कर सकता हूं और उन्हें अस्थायी रूप से छिपाने का विकल्प चुन सकता हूं, या मैं कह सकता हूं बस बाहर आओ और देखो। और यह मुझे बताता है कि तुम 20 मिनट से काम कर रहे हो और फाइलें सेव नहीं की हैं। यह करना बेहतर है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि प्रकाश व्यवस्था। यह वीडियो बेकार है। हम यहाँ एक ऐसा आकार सावधानी से बनाएंगे जो इसके अंदर अच्छी तरह फिट हो। फिर हमें इसे सावधानी से खोखला करना होगा और एक सावधानी से मुड़ा हुआ आकार बनाना होगा। इसके बाद हम सावधानी से एक लैंप जोड़ेंगे जिसे हम सावधानी से खींचेंगे। मुझे लगता है कि अब आपके पास कोई काम नहीं बचा है ना? ये एक बहुत सरल घुमाव है। अब चलिए मान लेते हैं कि इसमें एक सॉकेट है जहां हमारा लैंप अंदर जाता है। शायद मान लीजिए कि यह एक पुरानी लैंप है जो एक लालटेन की तरह दिखती है। शायद हम खुद एक नया लैंप डिजाइन कर सकते हैं, शायद जटिल विवरणों और अनोखी विशेषताओं के साथ, जो वास्तव में काफी दिलचस्प है। उदाहरण के लिए ऐसा एक आकार। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह क्यों देख रहा हूं। मेरे मन में यह है कि यह लंबवत होना चाहिए, क्योंकि जब तौलिया लाइन साइकिल की ओर जाती है तो कोण में कोई इंडेंटेशन या प्रोट्रूजन नहीं होना चाहिए। खैर, चलो इसे थोड़ा घुमाते हैं। हमने उल्लेख किया कि हम पूछ सकते हैं कि क्या मुझे इस तरह से मर्ज हटाना चाहिए। खैर, मैं कहूंगा कि मैंने मर्ज नहीं हटाया। क्या मैंने जो सिलेंडर जोड़ा है उसमें मर्ज विकल्प चालू है? हाँ, जब मर्ज चालू होता है तो आप देखते हैं, क्योंकि इसका संपर्क है, यह शायद कह रहा है कि यह इन दोनों को एक साथ मर्ज करना चाहता है। मुझे यह नहीं करना चाहिए था। या उदाहरण के लिए मैं मर्ज को बंद कर सकता था ताकि नहीं कह सकूं, चलो उन्हें अलग रखते हैं और कुछ कूल करते हैं। मैं अतीत में वापस जा रहा हूं, मतलब जब मैंने इसे बनाया तो मैं चाहता था कि यह टुकड़ा इस शरीर के साथ मिल जाए। आइए इस भाग पर ध्यान दें। मैं कह सकता हूँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि यह मिल जाए, लेकिन दोनों नहीं, सिर्फ यही। अब जब मैंने ओके दबाया तो आप देख सकते हैं कि यह हो गया। अब हमारे पास 3 शरीर हैं, यह फ्रेम, वह शेल और यहाँ पूरा शरीर। और अब जो लैंप जोड़ा जाता है उसे चौथे शरीर के रूप में पहचाना जाता है। मैं अभी इस सतह का चयन कर सकता हूँ, वर्तमान में, इस क्षण में, और चूंकि मैंने केंद्र का चयन नहीं किया है, मैं इससे इस विशेष स्थान में इस तरह का एक स्थान घटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि यह क्रिया केवल और विशेष रूप से इस शरीर को प्रभावित करे, क्योंकि अगर शरीर जलता था तो यह लैंप भी इसके घटक भाग को हटा देता। यह एक निर्यात कट क्रिया करेगा। हमारे पास यहाँ एक कमांड या उपकरण है जिसे हेल जादूगर कहा जाता है, या कुछ ऐसा, जो एक धागे जैसा प्रभाव या रूप बनाता है। हम मूल संस्करण को भी देख सकते हैं। यह एक धागे जैसा रूप या लुक बनाता है, लेकिन चूंकि मैंने अभी तक आपको स्प्रिंग प्रभाव या विशेषता के बारे में नहीं बताया है, इसलिए मैं आपको अभी भ्रमित नहीं करना चाहता। फिलहाल के लिए आइए इसे अभी के लिए रख लेते हैं। और लैंप बहुत बड़ा या ओवरसाइज हो गया है, स्वीकार करते हैं।
नहीं, ये आपके लिए नहीं। उदाहरण के लिए हम एक वायर सेक्शन भी चाहते थे। बेशक मैंने इस लेआउट के लिए टुर्दी स्केच का उपयोग किया, लेकिन मैं चाहता था कि आप टीवी डिस्क के साथ काम करें ताकि आप इन प्रकार के घटकों को संभालने का अनुभव प्राप्त कर सकें। ये वायर कहीं से बाहर आनी चाहिए और हम इसे एक गुस्से वाली आकृति दे सकते हैं। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं इस बिंदु से अपनी एक्सट्रूजन शुरू करना चाहता हूँ ताकि मैं इसे इस तरह से बाहर धकेल सकूं। यह भाग मुझे कोई समस्या नहीं देगा, क्योंकि जब मर्ज चालू होता है तो मैं इसे केवल इस भाग के साथ जुड़ने के लिए भी कह सकता हूँ, जो मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए ठीक है। अब मुझे अदृश्य रेखाओं की जांच करने दें। हम देखते हैं कि यह केवल इससे बाहर धकेला गया है। हालांकि यदि मैं इस मर्ज को हटा दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये दो सिलेंडर एक दूसरे के अंदर हैं, जो कि वास्तविक दुनिया में संभव नहीं है। एक ठोस मात्रा दूसरी ठोस मात्रा को नहीं समाहित कर सकती। एक बात जो बहुत सटीक होनी चाहिए वह यह है कि जब मर्ज चालू था, आपने देखा कि मैंने ऑटो सेलेक्ट मोड चालू नहीं किया था। मुझे इसे स्वयं चुनना पड़ा। कभी कभी यदि अन्य भाग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो यह न केवल इसको उसके साथ मर्ज करता है, बल्कि यह ऊपरी शरीर को उन क्षेत्रों के साथ भी मर्ज कर सकता है जो इसके संपर्क में हैं। अचानक आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब तक 4 बॉडीज थीं, लेकिन अब मेरे पास केवल 2 क्यों हैं? आपको वापस जाना होगा और देखना होगा कि आप कहाँ काम कर रहे थे। आप देखिए, ठीक यहाँ मैंने एक सिलेंडर बनाया और इस फ्रेम का इस सिलेंडर के साथ मर्ज होने पर ध्यान नहीं दिया। उस क्षण में मेरे पास केवल 2 शरीर थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप वास्तव में इस रूप से थोड़े अधिक परिचित हो जाएंगे। जिस गोलाकार कनेक्शन को मैंने बनाया था वह थोड़ा बड़ा था, लेकिन अब यह कोई समस्या नहीं है। फिल्टर के बारे में क्या? ये वही फिल्टर है, ये बस इसे नरम करने के लिए पकाता है। अब हम इससे एक वायर निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलो टुर्दी स्केच में चलते हैं। मैं इसे लूँगा और केले के बीच से शुरू करूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कैसे निकलता है। मैं टैब पर क्लिक करूँगा। Y अक्ष और X अक्ष मेरे लिए अच्छे हैं। चूँकि मैंने केले के मध्य का चयन किया, इसलिए मेरे लिए यह चयन जानकारी निकली। मैं Y और X चाहता हूँ। अगर आप लोग टैब पर क्लिक कर रहे हैं तो यह नहीं बदलेगा। अगर कुछ और हुआ है तो अपनी फाइल बंद करें और फिर से खोलें। बॉक्स स्टाइल को फिर से खोलें, यह संरेखित हो जाएगा। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सही आ रहा है, लेकिन कभी कभी यह समस्या हो सकती है। हम जो सॉफ्टवेयर वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं वे वास्तव में अच्छे हैं। मैं इसे यहाँ लाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं टुर्दी स्केच को बदलता हूँ, मैं इसे इस तरह खींचता हूँ। मैं इस तरह से सॉफ्टवेयर के किनारे से उन्हें देख सकता हूँ। यह वायर निश्चित रूप से इन सांप जैसे स्थितियों में ऊपर नहीं जा सकता। गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे खींचता है, क्योंकि इस जमीन को हमारे लिए थोड़ा परिभाषित होना चाहिए। ये कैसा है? मैं टुर्दी स्केच बनाने से पहले कम से कम यह कहना चाहता हूँ कि मेरा शीर्ष पृष्ठ यहाँ है और मैं अपने लिए एक फर्श या सतह बनाने के लिए इस निचले पृष्ठ का उपयोग कर सकता हूँ। फिलहाल इसे स्कीमेटिक रखें। एक सरल आकार, उदाहरण के लिए 20 की मोटाई के साथ, और मर्ज बंद रखें ताकि यह एक ठोस टुकड़ा न बन जाए। मैंने इसे यहाँ ज़मीन पर रखा है। अब मैं इस रेखा को नीचे लाता हूँ और फिर से इसे देखता हूँ। अब मुझे कहानी के बारे में बेहतर समझ है। दोस्तों, मैंने ये पहले क्यों उठाया? अगर मेरा निर्यात टुर्दी स्केच के बाद जब मैं संपादित करता हूँ, यह मुझे इसका भविष्य नहीं दिखाता। उदाहरण के लिए, मैंने अब इसे विस्फोटित किया है और कुछ समायोजनों के बाद मैं इसके स्केच को बदलना चाहता हूँ।
आप देख सकते हैं कि न तो निचला भाग है, न यह रेखा, और न ही कुछ अन्य अब मौजूद हैं, क्योंकि ये भविष्य में आकार लेंगे। आप अपने कुछ वस्तुओं को मैनुअल मोड में भी ला सकते हैं, लेकिन यह वस्तु और पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि इस स्केच का एक तत्व यहाँ के एक तत्व से संबंधित है। अगर मैं इसे पीछे खींचता हूँ तो चूंकि तत्व वास्तव में अस्तित्व में नहीं आया है, यह मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि यह उस पर निर्भर है। अगर मैं वापस जाऊं तो शायद वही संबंध जो मैंने उल्लेख किया था इस रेखा को वृत्त के मध्य से शुरू करेगा। वास्तव में हमारा संबंध इन दोनों को एक साथ जोड़ता है, और जब तक यह मौजूद है यह मुझे पीछे जाने की अनुमति नहीं देगा। अगर मैं इसे हटाने जाता हूं तो शायद यह मुझे इसे करीब लाने की अनुमति देगा, इसलिए इसे ध्यान में रखें। चलो इसे एक बार फिर से देखते हैं। आइए हम अपने TDD स्केच को संपादित करने चलते हैं। हमने आपको बताया था कि यदि आप राइट क्लिक करते हैं और इस विकल्प का चयन करते हैं तो अक्ष केंद्र में आ जाएंगे। बहुत से बच्चे इसे जमीन पर पटकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा न करें, क्योंकि इस तार में एक निश्चित कठोरता है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब चूंकि हम इसे इंजीनियरिंग स्थिति में नहीं चाहते हैं और केवल इसे रेंडरिंग के लिए चाहिए, इसलिए हमें बहुत सख्त होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एहसास है कि इस क्षेत्र में मेरे पास बहुत हाथ है, इसलिए मैं इसके लिए एक शॉर्टकट बना सकता हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं। मुझे एक कुंजी संयोजन याद रखने की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, तो मुझे कौन सा शॉर्टकट दबाना चाहिए? मुझे X दबाना है। ये कहता है कि X वर्तमान में पते के फिल्टर के लिए सक्रिय है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। यहाँ बहुत सारी उपश्रेणियाँ हैं और इसमें किए जाने वाले कार्य जो केवल भगवान ही जानते हैं। क्या कोई ऐसा है जो पूरे सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से जानता है? तो यह पूछता है कि क्या आप इसे सेट करना चाहते हैं, और मैं हाँ कहता हूँ। अब जब मैं X दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत आसानी से आ जाता है। यह यहाँ तक कि इन हैंडलिंग तकनीकों का उपयोग कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यह ज़मीन पर आता है, फिर से ऊपर जाता है। तार्किक रूप से यह यहाँ तक कि थोड़ा ऊंचा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं इसे इस तरह नीचे ला सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से यह काफी ऊपर चला गया है। ऐसे मामलों में आप डुअल व्यू मोड का भी उपयोग कर सकते हैं, जहां एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मैं एक पर जूम इन करता हूं तो दूसरा भी जूम इन होता है। इस विकल्प के साथ यह कहा गया है कि यदि मैं दृश्य को अनलिंक करता हूं तो मैं साइड व्यू को अलग रख सकता हूं, जबकि इसको आइसोमेट्रिक में रख सकता हूं। मुझे कहना है यह वास्तव में अच्छा है कि आप यहाँ आए। उदाहरण के लिए आप यहाँ बहुत नीचे चले गए। मुझे इसे चुनने की आवश्यकता है। मैं X कुंजी दबाता हूँ और इसे थोड़ा ऊपर लाता हूँ। बेशक हमें माउस की संवेदनशीलता को थोड़ा समायोजित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर काम थोड़ा कठिन है। मैं कह रहा हूँ कि यह थोड़ा थकाऊ काम है, लेकिन यह इन हैंडलिंग तकनीकों के साथ अधिक परिचित होने का एक अच्छा अवसर है। मैं यह दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाता? क्योंकि अगर आप इसे एक पल के लिए देखें तो मैं इसे नीचे लाता हूँ। अब अगर आप इसे नहीं समझे, उदाहरण के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि यह बिंदु इस पर चिपक जाए तो यह इसे ले लेगा और यहाँ रख देगा। इसलिए हम इस अक्ष का उपयोग करते हैं। यह हमें मानसिक शांति देता है कि अक्ष पर निश्चित रूप से कुछ हो रहा है, जैसे कि X अक्ष। मुझे देखना है कि यह कैसा निकला। बुरा नहीं, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बहुत अच्छा। मैं वृत्त के उसी खंड का उपयोग करना चाहता हूँ। मैं इस पृष्ठ पर नहीं कहता,
जो सपाट है, मैं खुद को स्केच करने की अनुमति दे सकता हूं। फिर यह टेढ़ा निकलने लगता है। चलो एक शानदार ऑपरेशन करते हैं। आप देखेंगे कि एक शानदार चीज की जा सकती है। मेरे पास एक केंद्र रेखा है। मैं यहां एक्स अक्ष पर खींचता हूं। अब मैं इसे चुनता हूं और इस नियंत्रण को मजबूती से पकड़ता हूं। मैं इन दोनों को सावधानी पूर्वक और सटीकता से एक साथ हिलाऊंगा, जिसका मतलब है कि गति मोड़ बाहर आना चाहिए। यह हमारे काम को बहुत स्वाभाविक और कुशल बनाता है। अब मैं इस पृष्ठ पर एक सही वृत्त खींचूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अच्छी तरह से अनुपातित और सटीक है। मैं इस वृत्त को यहाँ के इन दो वृत्तों के बराबर बनाऊंगा जो डिजाइन का हिस्सा हैं। मैं हाल ही में अपने काम के प्रति थोड़ा अधीर रहा हूं और मुझे अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हाँ, मैं इस तरह एक रेखा खींचूंगा, सटीकता और सहीता सुनिश्चित करते हुए, और इसे निर्माण के लिए परिवर्तित करूंगा ताकि रेखा बिंदीदार और स्पष्ट हो जाए। यहाँ एक वृत्त है और यहाँ एक और वृत्त है। हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर बनाएंगे। मैं उन्हें इस तरह एक दूसरे के अंदर लाऊंगा ताकि मैं बाद में उन्हें ट्रिम कर सकूं। इसके अलावा मैं यहाँ एक फिल्टर जोड़ना चाहता हूँ। इसके लिए नंबर 2 कैसा रहेगा? क्या यह बहुत ज्यादा है? इस बिंदु पर आगे कोई कदम या कार्रवाई करने के लिए नहीं है। हम अनुक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद कुछ नहीं है। ये इस मार्ग में एक कदम भी है। जो मैंने मारा है वह बस मिर्जावे की वही कहानी है, लेकिन पानी के हिस्से में। डिफ़ॉल्ट स्थिति चालू है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने एक गलती की। मैं चाहता हूं कि यह बंद हो। उदाहरण के लिए, मैंने एक तार खींचा और अब मुझे एहसास हुआ कि यह जमीन के नीचे चला गया। देखो, यह वह हिस्सा है जिसे हमने खींचा था और यह थोड़ा ज्यादा था। अब 2 विकल्प हैं। या तो मैं इस रेखा को उठाता हूं या वास्तव में अपनी तार की मोटाई को कम करता हूं। दोनों विकल्प संभव हैं। यह वास्तव में थोड़ा और बेहतर हो गया। जब हमने इसे बढ़ावा देने के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सबसे सीधा काम है जो हम कर सकते हैं। क्या हम इन 2 वृत्तों का केंद्र आसानी से ढूंढ सकते हैं और बस उन्हें जोड़ सकते हैं? हाँ। अब इस रेखा का केंद्र भी परिभाषित किया गया है। मैं इस विकल्प का उपयोग करके ऐसा कुछ खींच सकता हूं। यह इससे कहीं अधिक बड़ा होना चाहिए। फिलहाल उस हिस्से की चिंता न करें। चलो बस अपना काम कर लें। अब इसे इस चिन्ह के साथ मिल जाना चाहिए और इसे मौजूदा साइन वेव पैटर्न के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत होना चाहिए, जो वास्तव में 2 है। फिर हम बस कांटा निकाल सकते हैं और उन्हें सही करने के लिए दूरी माप सकते हैं और इस तरह की समस्याओं से निपट सकते हैं। हम अब ये नहीं करेंगे। तुम अब इसे करो। सॉकेट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तैयार है। जहां तक विकल्प की बात है, हम इसे गुंबद कहते हैं।
लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि इसका मुख्य उच्चारण क्या है। अब हम इसे गुंबद के रूप में संदर्भित करते हैं क्योंकि मैं इसका बहुत उपयोग करता हूँ। मैंने इसके चारों ओर अपने लिए कुछ उपकरण स्थापित किए हैं। पहले मुझे आपको बताने दें कि गुंबद क्या करता है। यह इस भाग को गुंबद के आकार में बनाता है, लेकिन ऊंचाई काफी अधिक है। आप देख सकते हैं कि यह कैसे गुंबद के आकार में ढलता है। इसमें दो मोड़ हैं, अंडाकार और सामान्य। अंतर यह है कि जब मैं इसे चुनता हूं तो आप इसे गुंबद के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जब अंडाकार मोड़ चालू होता है तो यह आगे आता है और गुंबद बनाता है। यह असली आकृति बन जाती है। तो मैं कौन सा मोड़ चाहता हूं? मैं इस मोड़ को चाहता हूं। हाँ, अंडाकार मोड़। लेकिन अंडाकार? हाँ, मैं यह सब करूंगा इस आकृति में। इसके लिए यही काफी है। ओह, मेरे पास एक बग है। मुझे नहीं पता कि यह बग होना चाहिए या नहीं। जब मैं 2 सेट चुनता हूं तो यह अंडाकार मोड़ गायब हो जाता है, जिसका मतलब है कि मुझे पहले इसे पुष्टि करनी होगी, फिर वापस आकर इस गुंबद को फिर से सक्रिय करना होगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि यह मोड़ उलट जाए और अंदर जाए तो आप रिवर्स दबाते हैं। इस तरह यह वास्तव में उस तरफ से एक गुंबद आकार बनाता है। लेकिन अगर आपके पास सामान्य स्थिति में यह नहीं है तो आपको कहां जाना चाहिए? इंसर्ट फीचर्स में गुंबद के लिए सभी आदेश यहाँ हैं, इसलिए आपके पास यहाँ एक शॉर्टकट हो सकता है। मैं एक सहेज सकता हूँ। यह अनुभाग खाली है, या यहाँ आप अनुकूलित करें पा सकते हैं। इस बार कीबोर्ड के बजाय टिप्पणियों की जांच करें। आप पाएंगे कि यह सम्मिलित सुविधाओं का उपसमुच्चय क्या है। सामान्य स्थिति में यहाँ इसका कोई आधार नहीं हो सकता, लेकिन एक आदेश है जिसका आपको आनंद है। उदाहरण के लिए, आपके आत्मा में यह अब दोन नहीं हो सकता। मैंने इसे अपने लिए जोड़ा है। आप इसे यहाँ पा सकते हैं। यह रहा। मैं इसे खींचकर यहाँ लाते हुए क्लिक को पकड़े रखता हूँ और इसे यहाँ सावधानी से छोड़ता हूं। हम इसे रख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं इसे बस हटा दूंगा और वास्तव में नष्ट कर दूंगा। खैर, हमें इस सतह की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सलील की पीठ, फर्श और दीवारें वास्तव में आपके लिए लेआउट निर्धारित कर सकती हैं। मुझे पता है कि समग्र रूप शायद बहुत जटिल या विशेष रूप से दिलचस्प नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यह केवल प्रशिक्षण के लिए है। तो मुझे एक घूंट लेने दें। और अब चलिए हमारे नए पाठ पर चलते हैं, जो खाली स्थान पर शुरू करने के आदेश के बारे में है। मेरी आवश्यकता कुछ पृष्ठ बनाने की है। हमने इस संदर्भ में पहले सत्र में पृष्ठ निर्माण पर संक्षेप में चर्चा की थी, लेकिन अब मैं इसके साथ थोड़ा और परिचित होना चाहता हूं। इस तरह मैं उदाहरण के लिए शीर्ष तल का चयन करूंगा। विशेषताओं में ज्यामिति संदर्भ में ब्लेंड उपसमुच्चय है। हम अपना नया शीर्ष तल प्राप्त कर सकते हैं। जब शीर्ष तल का चयन किया जाता है तो यह स्वचालित रूप से संकेत करता है कि मैं एक नई सतह बनाना चाहता हूं जो शीर्ष तल के समानांतर है, लेकिन लगभग 10 मिलीमीटर की दूरी पर। मैं इसके बजाय 20, 30 या 40 मिलीमीटर निर्दिष्ट कर सकता हूं। यदि मैं फ्लिप विकल्प का चयन करता हूं तो यह 40 मिलीमीटर नीचे चले जाएगा। आप कितने चाहते हैं? यह 1, 2 या 3 हो सकते हैं। अब चलिए इसे करते हैं। मान लेते हैं कि आपने कुछ भी चयनित नहीं किया है, और यदि आप इस विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यह आपको बताएगा कि मेरे पास 3 संदर्भ हैं। कृपया इन 3 संदर्भों को निर्दिष्ट करें ताकि मैं नया पृष्ठ बना सकूं। चूंकि यहाँ शीर्ष तल पर कुछ नहीं है, मुझे कहना होगा कि मैं मदद के लिए शीर्ष तल का उपयोग करूंगा। यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे और तीसरे संदर्भ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शीर्ष तल ही पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, अगर मैं यहाँ आकर ऊर्ध्वाधर विकल्प पर क्लिक करता हूँ तो यह मुझसे एक और संदर्भ निर्दिष्ट करने के लिए कहेगा, ताकि मैं आपके लिए ऊर्ध्वाधर पृष्ठ को संरेखित कर सकूं। हमें एक और रेखा या पृष्ठ की आवश्यकता थी।
अब मैं आपको क्लिक करने के लिए कहूंगा, लेकिन पहले चलिए शीर्ष तल के साथ थोड़ा अभ्यास करते हैं। मैं यहाँ लगभग 70 की ऊंचाई के साथ एक सतह रखना चाहता हूँ और इस नई सतह के सापेक्ष मैं बिल्कुल 140 की दूरी पर एक और सतह रखना चाहता हूँ। तो वास्तव में मेरे पास ये अब हैं। मैं शीर्ष सतह में बहुत अच्छे से आ रहा हूँ और मैं यहाँ एक वृत्त खींचने से शुरू करता हूँ। शीर्ष सतह में ये अब पलट गया है। हाँ, हमारी नई सतह पर हम अपना दूसरा रेखा चित्र बनाना चाहते हैं। यह एक वृत्त या कोई अन्य आकार हो सकता है। आइए हम एक ऐसा बहुभुज उपयोग करें जो वृत्त से थोड़ा छोटा हो। अब मैं रेखा चित्र से बाहर निकलता हूँ और इस बार सतह संख्या 2 में मैं फिर से कहता हूँ, मुझे एक वृत्त चाहिए। मैं यहाँ एक बार फिर ऐसा वृत्त खींच सकता हूँ, लेकिन फिर से परिवर्तित करने का अभ्यास करने के लिए मैंने वह वृत्त लाया है जो उस ढेर पर स्वीकार किया गया है। यह हमारी शीर्ष सतह पर है। यदि मैं इसे चुनता हूँ तो यह गलत तरीके से चुना जाएगा। जब मैं परिवर्तित करने पर क्लिक करता हूं, तो ऐसा लगता है कि यह वृत्त के X समन्वय को इस सतह पर डाल देता है। मुझे उम्मीद है कि आप परिवर्तित करने की अवधारणा से परिचित हो गए हैं। अब हमारे पास इसके साथ काम करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। इसका बहुत उपयोग किया जा सकता है। मैंने भी इन 3 रेखा चित्रों को बनाया है और मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं, चूंकि हमें इन पृष्ठों की अब आवश्यकता नहीं है, कृपया सुनिश्चित करें कि ये हमारे आकार को अव्यवस्थित न करें। मैं जोर देकर कहता हूं कि कृपया बिल्कुल भी हटाने पर क्लिक न करें। यदि आप हटाएं पर क्लिक करते हैं तो यह एक त्रुटि देगा जिसमें कहा जाएगा कि आपने जो रेखा चित्र बनाया है उसमें कुछ कमी है। खैर, यह स्पष्ट है कि क्या गायब है। यह पृष्ठ पर होना था, लेकिन वह पृष्ठ अब मौजूद नहीं है। तो मैं बस वापस आ जाऊंगा। मैं बस इसे छिपा दूंगा। मतलब मैं वास्तव में इसे देखना नहीं चाहता। अब यहाँ हम वास्तव में लॉफ्ट का उपयोग करेंगे। यह कहता है कि मुझे कोणों से परिचित कराएं। कौन से वास्तव में कोण कहलाते हैं। आप उन्हें इस तरह से चुन सकते हैं कि यह ऐसा दिखे। आप देख सकते हैं, यह ऐसा लगता है कि यह इस बिंदु को इस बिंदु तक पहुंचाना चाहता है, फिर इसे इसके मूल स्थिति में मोड़ देता है। अगर मैं इसे मंजूर करता हूं, तो जब तक आपका डिजाइन वास्तव में ऐसा नहीं है, हम इस आदेश का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन समस्याओं से बचने के लिए इसे वृक्ष आरेख का उपयोग करके चुनना बेहतर है। वृक्ष आरेख यहाँ बिल्कुल नहीं है। यह रेखा चित्र की ओर थोड़ा सा स्थानांतरित है। यह मेरे लिए इन्हें यथासंभव संरेखित करने की कोशिश करता है। इस तरह का एक रूप यहाँ आया है। यह या तो इस त्रिकोणीय आकार को बदल सकता है या इसके बजाय एक और रूप हो सकता है, या यह मेरे मुख्य समाधान में अंतिम वृत्त को बदल सकता है। मैं रेखा चित्रों को बदलना चाहता हूँ। मैं यहाँ आ सकता हूँ और उदाहरण के लिए इस वृत्त का चयन कर सकता हूँ। हम चाहते थे कि यह एक रूपांतरण हो, इसलिए मैं इस रूपांतरण संबंध को हटा दूंगा। मैं इसे बहुत बड़ा करूंगा और यह इस तरह दिखेगा। विचार यह है कि हम बर्फ का एक गिलास बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग कोई भी आकार नहीं है जिसे आप एक बिंदु या वृत्त से दूसरे आकार तक बुनियादी शब्दावली का उपयोग करके नहीं पहुंचा सकते। आइए यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। घन बनाने के लिए आप जानते हैं कि आप रिवॉल्व का उपयोग कर सकते हैं। जब हम रिवॉल्व का उपयोग करते हैं, जो अब हमारे लिए काफी सामान्य हो गया है, तो हम लॉफ्ट का विकल्प चुनने से बच सकते हैं। यह स्पष्ट है कि मैं इस तरीके से एक घन बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं अब इसके बारे में सोचूं, तो चूंकि इसे घुमाया गया था,
इसका एक गोल आकार था। आइए इसे मिस्र के पिरामिडों की तरह सोचते हैं। मुझे उनके शीर्ष बिंदुओं के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उनके 4 शीर्ष बिंदु हैं। आइए एक वर्ग बनाते हैं जहां ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप स्केच वातावरण में होते हैं तो आप स्केच से बाहर निकले बिना समतल नहीं बना सकते। आप इन 2 प्रतीकों को देखते हैं जो यह संकेत करते हैं कि आप स्केच वातावरण में हैं। आपको समतल बनाने के लिए इसे छोड़ना होगा। अब आप समतल को प्रकट होते हुए देखेंगे। यदि मैं कुछ शब्दों का गलत उच्चारण करता हूं तो मैं माफी चाहता हूं। कृपया मुझे माफ करें। ठीक है, मैं ऊपर के नए समतल का चयन करूंगा। यह भी एक बिंदु है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ एक तारे के आकार में रखूंगा। मुझे याद है कि मैंने जो समतल बनाया था उसे छिपाना है। अब मैं लॉफ्ट पर क्लिक करूंगा। क्या हम इस स्केच से एक बिंदु तक पहुंच सकते हैं? हाँ, यह स्वीकार्य है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्केच के नाम का उल्लेख किया। मुझे इसे डिजाइन में बीच में रखना चाहिए था। मैं यह दिखाना चाहता था कि इसे कोने में रखने से कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा लॉफ्ट के बारे में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक क्षैतिज समतल है जिसके ऊपर मैं इसे बेहतर समझने के लिए रखूंगा ताकि संरचना को देख सकूं। जब भी आप किसी दिए गए समय पर समतल को संपादित करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और फीचर संपादित करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आयाम 200 है या 190। इस तथ्य के बावजूद कि कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप चाहें तो हम इसके ऊपर एक और समतल भी बना सकते हैं। यह एक असाधारण अच्छा रूप है जिसे मैं यहां दिखा सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि आपने स्केच गलत समतल पर बनाया है, उदाहरण के लिए यदि आपको इसे ऊपरी समतल पर बनाना चाहिए था, तो आप अपने स्केच पर राइट क्लिक कर सकते हैं और दूसरा विकल्प चुन सकते हैं जो है एडिट स्केच प्लेन। यह आपको दिखाएगा कि आप वर्तमान में समतल 1 पर हैं, जैसा कि यहां संकेतित है। अगर यह समतल 2 कहा गया तो यह इसे वहां ले आएगा बिना संबंधों और इसकी स्थिति को यथासंभव बदलने के। लेकिन चूंकि मैंने इसे सही तरीके से बनाया था, मैं वास्तव में चाहता था कि यह यहां हो और इसके ऊपर एक और वर्ग हो। खैर, ये समतल अब मुझे वास्तव में परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें छिपा दूंगा। ठीक है, चलिए लॉफ्ट पर चलते हैं। मैं आपको यहां एक अंतर दिखाना चाहता हूं। यदि मैं बस इस अनुभाग को चुनता हूं और फिर इस बिंदु पर जाता हूं और वापस आता हूं, तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि इसने इनसे एक लॉफ्ट बनाया है। यह हमारा रूप बन गया है। अब अगर हम 2 क्रियाएं करने के लिए कहते हैं, मेरा मतलब है लॉफ्ट का उपयोग करना, इस बिंदु से उस बिंदु तक जाना और देखना कि क्या यह समतल है, बीच में कुछ भी नहीं है। अब जब आपने यह कर लिया है, यह समतल हमारे लिए स्वीकार्य है। हमें निश्चित रूप से इस समतल पर एक और आयत खींचने की आवश्यकता है। यदि आप यह करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस समतल पर स्केच कैसे बनाना है। जब आप इस स्केच को बनाते हैं और इसे परिवर्तित करते हैं तो यह चारों ओर का रूपरेखा देगा, लेकिन मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इस स्केच को इस सतह से जोड़ने के लिए लॉफ्ट का उपयोग करना चाहता हूं। आप बस देख सकते हैं कि यह संरेखित नहीं है, इसलिए मैं इसे स्थानांतरित करूंगा और इसे इस तरह से भेजूंगा। यदि आप इन 2 चरणों का उपयोग करते हैं तो आप ज्यामिति के लिए उस स्थिति से बच सकते हैं। आइए मैं आपको एक समतल बनाने के बारे में समझाता हूं
जिसका हम बाद में उपयोग करेंगे, विशेष रूप से इस व्यायाम के लिए। हमारे पास यहाँ एक स्केच है, यहाँ एक वृत्त है और मैं दोनों को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। अब जब मैंने उन्हें एक्सट्रूड कर दिया है, मैं यहाँ कुछ फिलेट्स लागू करूँगा और कुछ आकृतियाँ दूंगा। बहुत अच्छा। अब हमारे पास समतल बनाने के लिए कुछ और विकल्प हैं। ये थोड़ी ज्यामिति के ज्ञान की बात है। मुझे नहीं पता कि आप कितना याद रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक समतल 3 बिंदुओं से गुजरता है। उदाहरण के लिए, मेरा पहला संदर्भ बिंदु यह बिंदु है, दूसरा यह बिंदु है और तीसरा यह बिंदु है। आप देखिए, इन तीनों से मैं एक समतल पर एक बिंदु रख सकता हूं और फिर इस समतल को यहां रख सकता हूं। उदाहरण के लिए मैं इसे चुन सकता हूं और यहां एक स्केच बना सकता हूं और फिर मैं इसे एक्सट्रूड और काट सकता हूं। हमने इसे साइड से देखने का एक उदाहरण दिया और फिर हम देखते हैं कि यह पूरी तरह से नए समतल में झुका हुआ है। अब अन्य प्रारूप हैं। उदाहरण के लिए, मैं इस समतल का चयन करूंगा और इस गुस्से वाले आकार के साथ आप देख सकते हैं कि यह कहता है, मैंने यहां से इस समतल को लंबवत और इस वृत्त के लिए स्पर्शरेखा बना दी है। अब शायद अगर मैं इसे लंबवत स्थिति से समांतर स्थिति में लाऊं, हाँ, यह नया समतल इसके समांतर हो गया है और इसे छू लिया है। यह स्पर्श का एक नमूना है और अगर मैं इसे पलटता हूं तो यह उस क्षेत्र के दूसरे पक्ष पर चला जाएगा। आपके लिए एक और बहुत उपयोगी बात यह है कि उदाहरण के लिए, यदि आप एक कोण पर समतल रखना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ एक सपाट समतल बनाना होगा। दूसरे संदर्भ में आप आते हैं और एक रेखा का चयन करते हैं जो इस नए समतल का काज होगी। काज का क्या मतलब है? यहाँ लंबवत स्थिति के बजाय मैं इसे एक कोणीय स्थिति में लाता हूँ, जहाँ मैं 45 डिग्री के कोण को उदाहरण के लिए 120 डिग्री में बदल सकता हूँ। आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि यह यहाँ से इस समतल से उठ रहा है और इसे इस भाग में लाया जा रहा है। यह भी बहुत उपयोगी है और एक नया समतल बनाने के लिए कई अन्य विकल्प हैं। ओह, मुझे आपको यह भी बताना चाहिए कि पहले सत्र में मैंने इसका उपयोग किया और आपको बताया कि हम निश्चित रूप से और अधिक समझाएंगे। कल्पना करें कि मैं इस समतल और इस समतल का चयन करता हूँ। यह स्वचालित रूप से मध्य विकल्प को चालू कर देता है और हमें यहाँ मध्य समतल देता है। अच्छी बात यह है कि भले ही उनके कोण हों, यह उनके परिणाम को गणना करता है और मुझे एक सामान्य समतल देता है। यदि मैं 2 समतलों के साथ एक स्थिति चुनता हूं जो पूरी तरह से स्पष्ट है, उदाहरण के लिए मुझे इनकी ऊंचाई का पता नहीं है, इसलिए मैं यहां से समतल का चयन करता हूं और पूछता हूं कि दूरी आदर्श रूप से कितनी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि संख्या क्या है। क्या यह लगभग 20 और 35 के बीच होनी चाहिए? शायद ऐसा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम संदर्भ बिंदु को यहाँ फिर से रख सकते हैं। हालांकि अब इसका कोण बदल गया है, हमें इसे समायोजित करने की आवश्यकता है। मेरे लिए कमांड को फिर से निष्पादित करना और कहना कि इस समतल और इस समतल से यह बहुत आसान है। यह स्वचालित रूप से मोड़ को सक्रिय कर देगा और मैं वहां मध्य समतल भी रख सकता हूं। ठीक है, चलो इस भाग पर वापस चलते हैं और लॉफ्टिंग के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। यदि मैंने एक टुकड़े का आधा हिस्सा बनाया है तो आमतौर पर हम सममित टुकड़ों का आधा हिस्सा बनाते हैं ताकि अंत में हम उन्हें मिरर कर सकें। उदाहरण के लिए, मैं एक केले के साथ काम करना चाहता हूं। मैं वास्तव में शीर्ष समतल पर एक रेखा खींचता हूं ताकि एक आकार बनाया जा सके। मैं एक स्प्लाइन का उपयोग करके एक केले की तरह बनाता हूं और फिर मैं इसे थोड़ा व्यवस्थित करता हूं।
उदाहरण के लिए मुझे इस क्षेत्र को बंद करना याद रखना है ताकि यह हाईलाइट हो जाए। अब मुझे यह और यह एक दूसरे के प्रति लंबवत बनाना है। मैं यह हिस्सा नहीं करूंगा ताकि आप देख सकें कि कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब तक मैं इसे ध्यान में रखना चाहता हूं। अब मैं उस तल पर आता हूं जो इसके प्रति लंबवत है, जो मेरा लेखन तल है, और मैं फिर से एक स्केच बनाना चाहता हूं। हाँ, मैं इस आकार को साइड व्यू से खींचना चाहता हूं ताकि यह आकार जिसे हाइड्रोलिक हाथ द्वारा निकाला गया है वह मुद्दा है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं और इसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे नीचे की जांच करना भी याद रखना चाहिए। मैं इसे बार बार उल्लेख करता हूँ। अब चलिए लाफ्ट पर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह स्केच इस स्केच से जुड़ जाए। यदि आपको यह पूर्वावलोकन नहीं दिखता है और यह इस तरह दिखता है तो इसका मतलब है कि यह स्केच उसके अंत में बनाया जा रहा है, जिसे आपको बिल्कुल भी पूर्वावलोकन नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए इस हरे बिंदु को यहाँ छोड़ दें। ठीक है, क्या यह हमारे लिए पर्याप्त है या मुझे और करना चाहिए? ओह, हमारे पास यहाँ एक गाइड कर्व भी है जिसका उपयोग हम संदर्भ रेखा खींचने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल हम गाइड कर्व से नहीं निपट रहे हैं। मेरे पास यहाँ एक शुरुआत और अंत है, और अगर मैं इसे प्रोफाइल में सामान्य स्थिति में लाता हूँ तो यह इस तरह दिखेगा। इसका क्या मतलब है? यह इस सतह के प्रति लंबवत बनाता है। आइए साइड व्यू देखें कैसा है। देखिए ये कैसे लंबवत हो गया और इस बिंदु पर पहुंच गया। यह ऐसा था, इसलिए यह विचार इस व्यक्ति के लिए भी आसान है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। मैंने यह काम किया। अब मैं इसे इस पृष्ठ के आधार पर मिरर करने जा रहा हूं और यह मुझे इस तरह का एक रूप देता है। स्वाभाविक रूप से आप इन रेखाओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। हम इवैल्यूएट विकल्प पर जा सकते हैं और इन रेखाओं को दिखाने के लिए ज़ीब्रा का चयन कर सकते हैं ताकि हम इसमें प्रकाश के खेल को देख सकें। हम देखते हैं कि ये रेखाएं यहाँ बिना किसी रुकावट के गुजरी हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा काम गलत हुआ है। बाकी का काम इस तरह किया जा सकता है। अब ये चीज़ें क्यों हुई? इसका कारण ये है कि जब मैं स्केच बना रहा था तो मैंने नहीं कहा, ओह यह रेखा इस रेखा के प्रति लंबवत होनी चाहिए। अब जब हमने पहले को लंबवत बना दिया है तो दूसरा इसे अब समझ नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ से नीचे की ओर एक केंद्र रेखा खींचता हूँ और कहता हूँ कि यह रेखा निश्चित रूप से इसके प्रति लंबवत होनी चाहिए और यह रेखा उस रेखा के समानांतर होनी चाहिए। खैर, मुझे दूसरे स्केच के लिए भी वही चीजें करनी होंगी। नहीं, ये वही है जो मैंने किया। मैं यही चाहता हूँ। हाँ, आप इसी बिंदु से एक केंद्र रेखा भी खींच सकते हैं। आपको दोनों को एक साथ संरेखित करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, खैर, ये एक तरीका है। तो यह बहुत ख़राब तरीके से किया गया था। मैं एक क्षैतिज रेखा खींचता हूँ और इन दोनों को एक दूसरे के लिए स्पर्श बिंदु बनाता हूँ। यह इस तरह का एक रूप बन गया। बेशक यह अब बहुत सामान्य हो गया है। मुझे याद है कि जब प्रारंभ विकल्प, जिसका मतलब था कि यह यहाँ से शुरू हुआ, गया तो यह मेरे लिए सामान्य था। मैंने इसका प्रोफाइल बनाया और मैं निचले भाग के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ जो नीचे के प्रति भी लंबवत है। आप इस राशि को कई हैंडलिंग विकल्पों में समायोजित कर सकते हैं। देखिए, बहुत काम किया गया है। अब अगर हम इसे बहुत आगे बढ़ाते हैं तो यह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं होगा। आपके पास एक मैनुअल मोड भी है जहां आप नंबर इनपुट कर सकते हैं। अब मैं दोनों को थोड़ा समायोजित करूंगा जो मुझे लगता है कि ठीक है। जब इसे मिरर किया जाता है तो यह बहुत विकृत हो जाता है, इसलिए मुझे अपना स्केच पूरी तरह से फिर से बनाना होगा।
यहाँ बहुत सारे बिंदु हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं, जो हमारे कार्य प्रक्रिया में भ्रम और अक्षमता का कारण बन सकते हैं। क्या हम बिंदुओं को हटा सकते हैं? हाँ, ये सरल है। आपको बस सावधानी से उस विशेष क्षेत्र को हाईलाइट करके कॉपी का चयन करना है जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं, और फिर अपने कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी दबानी है। इससे यह अधिक प्रबंधनीय और व्यवस्थित हो जाएगा, जिससे हमारे कार्यों में स्मूदर वर्कफ्लो और बेहतर स्पष्टता मिलेगी। ऐप को अधिक विस्तृत होना चाहिए ताकि यह अधिक समान दिखे। अब जब मैं ज़ेब्रा पे क्लिक करता हूँ तो चलो देखते हैं कि नीचे फॉर्म कितना साफ हो गया है। यहाँ थोड़ी विकृति है, लेकिन ये हमें परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या हम एक पल ले सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या मैंने कुछ छोड़ा है? नहीं, यह इस कारण है कि कॉलम ने यह रूप ले लिया है। यहाँ से यह अच्छा नहीं है। जब यह तेज होता है तो हमारे रूप में वास्तव में ईरान है, जो काफी दिलचस्प है क्योंकि यह समग्र संरचना में एक अनोखा आयाम जोड़ता है। आप अब पूरी संग्रह को नीचे की ओर भी मिरर कर सकते हैं, जो एक आकर्षक दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता है जो समग्र सौंदर्य को बढ़ाता है। इसके चारों ओर की रेखाओं पर ध्यान न दें। चलिए मार्ता मोड लागू करते हैं, जो एक तकनीक है जो हमें बिना किसी व्याकुलता के मुख्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। वे मौजूद हैं, तो चलिए वापस चलते हैं और ज़ेब्रा मोड को फिर से देखते हैं, जो एक विपरीत दृष्टिकोण प्रदान करता है जो बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है। रोशनी इसके माध्यम से पूरी तरह से बहती है, एक ऐसा निर्बाध संक्रमण बनाते हुए जो दोनों ही चिकना और दृश्यात्मक रूप से आकर्षक है। ठीक है, तो हम इस सामान्य कमांड का प्रोफाइल में बहुत उपयोग कर सकते हैं, जो निरंतरता और दक्षता बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है। यदि यह कमांड प्रबंधक खो जाता है तो इस बटन को दबाएं और यह बाहर आ जाएगा। आप हमेशा नियंत्रण पुनः प्राप्त कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के काम करना जारी रख सकते हैं। हम काफी दूर आ चुके हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण पाठ है। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे, आपको यह नहीं पता हो सकता कि सीमा भी वही काम करती है, लेकिन अब हम अगले सत्र में इन विषयों को विस्तार से कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कहानी क्या है। मैं बस इस व्यापक गाइड कर्व को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका अगला व्यायाम आपकी रचनात्मकता से कुछ हद तक संबंधित है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपनी डिज़ाइन के साथ एक परफ्यूम बोतल डिज़ाइन करें। यहाँ आप इस गाइड का उपयोग कर सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गाइड व्यापक और विस्तृत है जो आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। आइए एक व्यस्त दृश्य बनाते हैं। आइए एक जटिल दृश्य दिखाएं जिसमें कौन कौन है। वास्तव में मुझे कहना होगा कि नहीं, मुझे यह पसंद नहीं आया, जो कि मुझे काफी निराशाजनक लगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप एक त्रिकोण बनाएंगे अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा मैं यह जोर देना चाहूँगा कि मेरा अनुभव उतना सुखद नहीं था जितना मैंने उम्मीद की थी। ये वास्तव में काफी निराशाजनक था और मेरी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं भूलना चाहिए कि विमान को निश्चित रूप से त्रिकोण के ऊपर चुना जाना चाहिए। अब मैं त्रिकोण बनाऊंगा। मैं अतिरिक्त और अनावश्यक पृष्ठों को भी हटा दूंगा और इस तरह उन्हें साफ करूंगा। उद्देश्य क्या है? चलो नीचे को त्रिकोणीय बनाते हैं। आप देखिए, क्योंकि अतीत में वापस जाने पर वे अब ऊपरी त्रिकोण नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि वे यहाँ के आसपास थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देखते हैं कि ये मार्गदर्शक रेखाएं हमारे काम को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन अब चलिए इन्हें हटा देते हैं। खैर, ये हमें एक त्रुटि देता है, क्योंकि उदाहरण के लिए यह कहता है कि आपने जो त्रिकोण बनाया था वह उस वर्ग के बीच में केंद्रित था और वहां होने का उसका अधिकार है। इसलिए आप देखते हैं
कि एक किनारा पीला हो गया है और ऊपर वाला दूसरा त्रिकोण निश्चित रूप से एक समस्या है जिसे मैंने भी मिटा दिया है। आप देख सकते हैं कि त्रुटि का समाधान हो गया है। एक सामान्य या सामान्य स्थिति में जब हम इस विधि या तकनीक को एक साथ लागू करते हैं तो यह आम तौर पर हमें यह विशेष रूप या परिणाम देता है ना? लेकिन अब मैं गाइड कर्व के मार्गदर्शक रेखाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। यहाँ डिस्क बीम के साथ चित्रित करना बहुत बेहतर हो जाता है। मैं इन 3 बिंदुओं को एक साथ जोड़ूंगा। अब जब वे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें एक वी आकार दूंगा। अब मान लीजिए कि इन तीनों को गाइड कर्व सेक्शन में जोड़ा गया है। मैं इस लाइन को भी चुनूंगा। ये वास्तव में क्या करता है? ये कहता है कि हम इन तीनों को एक साथ कुछ नहीं के रूप में सेट करते हैं। हम इस गाइड कर्व का भी पालन करते हैं जिसे आपने खींचा। अब मेरे पास 3 गाइड कर्व हो सकते हैं। मैं इस तरफ और उस तरफ ड्रॉ कर सकता हूं। इस चरण में मैं आपसे केवल यह पूछता हूं कि आप किसी भी गाइड कर्व को एक अलग स्केच में बनाएं। मुझे आपको फिर से दिखाने दें। मैं एक नया स्केच बनाऊंगा। मैंने एक लाइन के रूप में एक खींची ताकि यह अंत से सुचारू रूप से जुड़ सके। इसका कारण क्या है? जब आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो यह गाइड कर्व अनुभाग में इस और इस की ओर ले जाता है। आप इसे आसानी से चुन सकते हैं। आप देखिए, मैंने दूसरे स्केच का चयन भी किया। जब 2 गाइड कर्व एक स्केच में होते हैं या आपके पास 3 या 4 गाइड कर्व हो सकते हैं तो आपके लिए एक चयन प्रबंधक संदेश पॉपअप होगा और इस चरण में आप थोड़े भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए कृपया अभी के लिए मैं उन्हें अलग रखने की सिफारिश करता हूं। मैं निश्चित रूप से इसे बाद में आपको समझाऊंगा। अभी के लिए इस प्रणाली का उपयोग करें जहां वे अलग हैं। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि आपने डिस्क बीम स्केच बनाया है और एक गाइड कर्व बनाया है और फिर किसी कारणवश आप कमांड से बाहर निकलते हैं, यदि डिस्क स्केच चयनित है और आप फिर से डिस्क स्केच पर क्लिक करते हैं तो यह उसी डिस्क स्केच को संपादित करेगा। आप सोच सकते हैं कि आप एक नया खोलना चाहते हैं, लेकिन यह मौजूदा डिस्क स्केच को बदल देगा। तो कृपया एक खाली स्थान चुनें और फिर डिस्क स्केच पर फिर से क्लिक करें। तो अब दूसरा, इसे एक नए सेट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अब तक सब अच्छा है। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। अगले सत्र के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने मुख्य अभ्यास के रूप में एक परफ्यूम की बोतल बनाएं जिसे लॉफ का उपयोग करके किया जाना चाहिए। आकृति आपका अपना डिजाइन हो सकती है। आप अपने घर के चारों ओर की बोतलों जैसे कोलोन या इंटरनेट से प्रेरणा ले सकते हैं। कॉपी करना बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में एक अच्छा आकार पाते हैं और अंततः उसे कॉपी कर लेते हैं तो यह ठीक है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ विवरण शामिल करें। जब आप समाप्त कर लें तो इसे इस तरह दिखाएं। लॉफ क्या करता है? यह एक खोल बनाता है जिससे यह लगभग 2 मिलीमीटर की मोटाई के साथ खोखला रह जाता है। अगर मैं इसे पारदर्शी बनाऊं तो आप देखेंगे कि यह खोखला हो गया है। फिर आप इस हिस्से को खोखला कर सकते हैं, एक त्वरित कट कर सकते हैं और स्प्रे सेक्शन के लिए एक स्टॉपर बना सकते हैं। हमें एक स्वीप होना चाहिए और जितने अधिक छिद्र स्प्रे सेक्शन में होंगे उतना ही बेहतर होगा।
इसके लिए आपको एक कैप बनानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास इस तरह की बोतल है तो यह आपका मुख्य अभ्यास है। यदि आप उस बिंदु तक पहुंचते हैं जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, तो कई लोगों ने मुझे अपने अभ्यास भेजे हैं, लेकिन आपने उन्हें पूरा नहीं किया है। यदि आप अभ्यास पूरा नहीं करते हैं तो दुर्भाग्यवश आप यहाँ सत्र 1, 2 और 3 के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पिछले सत्रों का संदर्भ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यायाम लगातार दोहराए जा रहे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आपने यह व्यायाम पूरा कर लिया है तो मैं आपसे एक अध्ययन लैंप बनाने के लिए कहता हूँ। अध्ययन लैंप को निश्चित रूप से त्वरित कट, स्वीप और लॉफ्ट तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, और यदि इसमें शेल, फिलेट और गोलाकार पैटर्न भी शामिल हैं तो यह और भी बेहतर होगा। इसलिए कृपया मुख्य परफ्यूम की बोतल के व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करें, और यदि आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं तो हम अब तक किए गए सभी कार्यों के साथ अध्ययन लैंप को शामिल करेंगे। धन्यवाद और अगले सत्र में मिलते हैं।